हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब लोग का स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो सेशन में ये आपको लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक। बिल्कुल ध्यान से एकदम देखिएगा। ये चैप्टर के बारे में फिर से बता रहे हैं। 9 मार्क्स का आपको सीबीएसई बोर्ड ने पूछा था और बिहार बोर्ड में आपको 5 से 6 नंबर का पूछा जाएगा। जेईई मेंस नीट में एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। जो बच्चे अभी तक 2 लेक्चर इसका पढ़ा रखे, ये लेक्चर नंबर 3 है। जो बच्चे अभी तक 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो 2 लेक्चर जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इनसाइट्स पे जाके देख सकते हैं, समझे ना। वहाँ पे देखिएगा, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किए हैं और जानबूझ करके हम लेक्चर रिकॉर्ड करके पढ़ाए थे ताकि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे किसी कारण से, तो वो आप लोग का लेक्चर फिर छूटे नहीं, क्लास छूटे नहीं। लेकिन आप लोग उतना एक्टिव तो है नहीं जितना एक्टिव हम हैं आपके लिए। ठीक है, देखिएगा सब लोग ध्यान से। कोई भी फिनोमेना होगा साइंस का, याद रखिएगा, कोई सा भी फिनोमेना होगा साइंस का, तो वहाँ पे किसी न किसी साइंटिस्ट को टपक करके वहाँ पे बीच में आ करके और अपना लॉ चिपकाना ही होता है जी। होता है कि नहीं होता? अब जैसे पेड़ से एप्पल गिर रहा है तो ये एक फिनोमेना हो गया आपका जी। अब उसमें न्यूटन बाबा घुस करके और अपना लॉ चिपका दिए, न्यूटन का लॉ। समझिए बात ना जी? कौन सा लॉ? ग्रेविटेशनल लॉ। बात समझ रहे जी, है ना? तो यही चीजें हैं कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना है, इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना है और इसके बारे में खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको आ गए माइकल फैराडे लॉ लेकर के। यहाँ पे फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसका 2 लॉ होता है, समझे ना। पहले बता रहे हैं ये क्या आपको एक्सप्लेन करता है, देखिएगा। ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये जो है आपको एक्सप्लेन करता है कि जैसे कोई भी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, देखिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उसको क्या किया है, किसी सेल से कनेक्ट कर दिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसको क्या किया, किसी सेल से कनेक्ट कर दिए इलेक्ट्रोड लगा करके। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके अंदर में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इंटर करेगा क्यू अमाउंट में, समझे ना। बैटरी से जोड़े तो चार्ज तो इंटर करेगा ना जी क्यू अमाउंट में। अब चार्ज इंटर किया, अब यहाँ पे क्या है, A+ है, B- है, ये जाके डिपोजिट होगा। तो A+ जाकर के डिपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो जाके डिपोजिट होगा ना जी, ऐसा कुछ तो मास जाके डिपोजिट होगा आपका जी इलेक्ट्रोड पे जाकर के, है ना। B- है तो B- भी क्या होगा आपका जी, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जाके डिपोजिट होगा वो। तो B- का भी कुछ ना कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होगा, इकट्ठा होगा, समझे बात ना जी। तो उसका जो मास या वॉल्यूम जो भी इकट्ठा होगा वो किससे, मतलब चार्ज से किस प्रकार से रिलेटेड है। अमाउंट ऑफ चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो पास करा रहे हैं सॉल्यूशन में, उससे किस प्रकार से रिलेटेड है, उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे का लॉ आया है। बात समझ रहे जी? फैराडे लॉ है क्या? तो फैराडे लॉ आपको एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है किसके बीच में, द अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंस ऑन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एंड आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है सॉल्यूशन से, उस पे क्या होता है, उसके बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, उसके करस्पॉन्ड में कितना अमाउंट आपका जाके डिपोजिट हुआ है। इस चीज के बीच के रिलेशनशिप को क्या करता है, फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको एस्टैब्लिश करता है। कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो यहाँ पे एक लाइन पहले इसके बारे में हम लोग लिखेंगे और फिर हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। दिस लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन amount of deposited substance and electric charge passes into the solution. This law gives a relationship between amount of deposited substance and electric charge passes into the solution, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज पास कराने सॉल्यूशन में उसके करस्पॉन्डिंग में कितना अमाउंट आपको जाकर डिपॉजिट होता है, उसके बीच में आपको ये रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, इसमें 2 लॉ होता है, देखिएगा सब लोग ध्यान से। फर्स्ट लॉ और दूसरा होता है सेकेंड लॉ।
ठीक है, चलिए इसको लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग एक एक लॉ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये क्या है, समझिए सब लोग ध्यान से। देखिए ये आपको क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसको सेल से जोड़ दिए। ठीक है, अब यहां से देखिएगा जैसे ही सेल से जोड़े हैं तो आपको ये सेल क्या करेगा, चार्ज इसमें भेजना चालू करेगा। कोई दिक्कत है? और इसके कारण जो सब्सटेंस जाके डिपॉजिट होगा, जो सब्सटेंस यहाँ पे जाके डिपॉजिट में इसका जमा होगा तो उसका मास क्या है आपका जी, W ग्राम। तो इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। इन दोनों में क्या होता है आपका, रिलेशन होता है। तो जो रिलेशन आपका होगा वही तो फर्स्ट लॉ बताता है। समझे बात ना जी? तो क्या रिलेशन होता है जी, देखिएगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज इस सॉल्यूशन में पास करेंगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस क्या होगा, जाकर के डिपॉजिट होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज इस सॉल्यूशन से पास कराएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर में फ्लो कराएंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको सब्सटेंस जाके क्या होता है, डिपॉजिट होता है। बात सुना है ना जी? इसका मतलब डिपॉजिटेड सब्सटेंस जो है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है आपका जी, तो वो प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस इनटू द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत जी किसी को? कितना अमाउंट में चार्ज इंटर कर रहा है सॉल्यूशन में, उस चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है किसका, W का अमाउंट। ज़्यादा चार्ज पास कराएंगे तो ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होगा, कम चार्ज पास कराएंगे तो कम अमाउंट आपको क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। समझे बात ना जी? यहाँ बोल सकते हैं according to this law the amount of deposited substance is directly proportional to the amount of electric charge passes into the solution। मतलब कहने का सेंस क्या हो गया आपका जी, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका जी, Q के। W मतलब क्या हुआ, डिपॉजिटेड सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, और Q जो हो गया आपका जी, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इनटू द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत जी किसी को भी? ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर, सॉरी Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z जो हो गया वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कॉल्ड इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। इसको एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। एग्जांपल के द्वारा समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है ना, आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। देखिए ये मान लीजिए HCl का एक्वस सॉल्यूशन है। एकदम ध्यान से सुनना बच्चे लोग। HCl का आपको सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये क्या है, एनोड।
ये क्या है, कैथोड। अब देख सकते हैं इस सॉल्यूशन में किस तरीके का आयंस है, एक है H+ टाइप का, एक है Cl- टाइप का, एक है OH- टाइप का। हम सिर्फ और सिर्फ वही बात करेंगे किसका, H+ का। यहाँ पे H+ क्या होगा, H+ 2 ठो इलेक्ट्रॉन 2 को गेन करेगा और H2 में कन्वर्ट होगा, यही होता है। तो H2 में कन्वर्ट हो H2 गैस में, तो इसका कुछ तो मास आपका निकलेगा अजीब का। अरे गैस निकल रहा है जी, यहाँ पे अगर 2 मोल H+ आयन है, 1 मोल H2 बनाया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके, तो 1 मोल H2 बनाया है, तो इसका मास कितना होगा, 2.016 ग्राम होगा। अरे होगा ना जी, 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है, 2.01 ग्राम। तो कुछ तो मास रिलीज हो रहा है ना जी। तो इस मास का इस चार्ज से तो रिलेशन है ना, अरे है कि नहीं जी, इस मास का इस चार्ज से रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन के कारण जो मास जाके डिपॉजिट हो रहा है वो 2.016 AMU जाके डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। और अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन के कारण बात करेंगे तो कितना जी, 2.016 ग्राम जाके डिपॉजिट हो रहा है। अरे इसको मोल में ले रहे हैं तो ये भी मोल में होगा। स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन का तो मतलब समझते हैं ना जी, है ना। तो चलिए देख सकते हैं कि इसका भी आपका 1 मोल आपका जाके डिपॉजिट होगा। इसका 2 मोल लिए तो अरे 2 ठो इलेक्ट्रॉन लिए तो 1 मॉलिक्यूल बना कि नहीं बना जी। और अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 1 मोल आपका क्या होगा जी, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अरे बनेगा भाई साहब। तो देखिए 2 मोल का चार्ज कितना होगा, देखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, देखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर इसके चार्ज की बात करेंगे तो देखिए 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, और इतना होता है संख्या 1 मोल का मतलब। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो इतना मैग्नीट्यूड होता है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स में 96,500 कूलम आएगा, जिसको हम लोग 1 फैराड कहते हैं। और आप लोग फैराड टॉपिक पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े होंगे जी, कैपेसिटर में पढ़े होंगे। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, कैपेसिटर अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आगे पढ़िएगा, समझे ना कि कैपेसिटर में आपको माइक्रो फैराड के रूप में होता है उसका कैपेसिटी, समझे बात है जी, है ना। तो ये चीजें हो गया कि इसका क्या हुआ आपका ये 96,500 कूलम आपका क्या होगा, मिस 1 फैराड क्या होगा, 1 मोल पे चार्ज होता है। तो 2 मोल चार्ज है तो कितना होगा आपका जी, इतना कूलम चार्ज होगा। इतना कूलम के कारण कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इतना ग्राम। तो 1 कूलम के कारण कितना प्रोड्यूस होगा जी, तो 2.016 ग्राम और डिवाइड बाई 2 इंटू 96,500। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए, देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आएगा। 2.016 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 96,500, देखिए कितना आया जी, है ना, इतना आया लगभग में आपका 0.420104 ऐसे करके। तो ये कितना आ रहा है आपका जी, ये आ रहा है 0.0000010, है ना, 46 ले लेते हैं, इतना ग्राम आपका आया। कोई दिक्कत है किसी को जी? तो देख सकते हैं आपको 1 कूलम जो चार्ज पास किया सॉल्यूशन से, 1 कूलम जो चार्ज पास किया सॉल्यूशन से, तो आपको हाइड्रोजन गैस का कितना मास जाके डिपॉजिट हुआ आपका जी, तो 0.420 है 1046 ग्राम। और यही तो होगा आपका क्या जी, जेड। अभी जस्ट समझाया है ना आप लोग को जी, जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है आपका जी। तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 1 कूलम चार्ज पास कराते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग में किसी भी एलिमेंट का कितना अमाउंट जाके डिपॉजिट होता है, जितना मास जाके डिपॉजिट हो रहा है वही मास क्या कहलाता है उसका, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। बातें समझ में आई अच्छी तरीके से जी, एकदम 100% समझ आ गया। यही क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस के लिए जेड हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया। तो इसको जल्दी से नोट करिए एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन।
हुआ क्या? हटा दे इसको। हटाएं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूनिट क्या होता है तो क्या बोलेंगे? बताइए जल्दी से, हाथ उठाइए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूनिट क्या बोलेंगे? हाथ उठाइए बताने के लिए। 1 2 यही छोटा छोटा चीज होता है, लॉजिकल चीज। आप बताइए। अब बताइए क्या? एम्पियर सेकेंड। चलिए देख रहे हैं, यही सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ बताइए। ये कोई क्वेश्चन किसी गत का नहीं है, कोई इसका लेवल ही नहीं है, कॉमन सेंस वाला बात है। क्लास 9th का बच्चा भी बता देगा इसका। आप बताइए माही, बताइए। कूलम पर एम्पियर सेकेंड क्या? ग्राम पर कूलम, यही होगा आपका, है ना। अरे W क्या लिखे हैं आपका जी? Z/Q लिखे हैं। आपको पूछा जा रहा है क्या Z का यूनिट, तो Z को रहने दीजिए, W को इधर ले जाइए, सॉरी Q को इधर ले जाइए। इसका क्या होता है? ग्राम। इसका क्या होता है? कूलम। तो क्या होगा इसका यूनिट जी? ग्राम पर कूलम। इसको लिखिए। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखिए जल्दी से आप लोग। और ये किस चीज को रिलेट करता है? ये ना आपको कंपैरिजन करके दिखाता है। ये आपको कंपैरिजन करके दिखाता है। क्या कंपैरिजन करता है? कि अगर सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज अगर 2 सॉल्यूशन या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन में, डिफरेंट सॉल्यूशन में पास कराते हैं, तो उसके एनोड पे या कैथोड पे जो मास डिपॉजिट होता है उसमें क्या रिलेशन होता है? जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 2 अलग अलग सॉल्यूशन में या 2 से ज़्यादा अलग अलग सॉल्यूशन से पास कराएंगे, तो जो मास डिपॉजिट होगा एनोड पे, समझे ना, या फिर मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे, तो आपको क्या उसमें रिलेशन होगा? सारे के एनोड पे कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, उसमें क्या रिलेशन होगा? सारे के कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, उसमें आपस में क्या रिलेशन होगा? इसी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। मतलब क्या है? कंपैरिजन आपको बताता है। समझे बात ना जी, है ना? ठीक है। तो अब यहाँ पे सब लोग देखिएगा, ये क्या बताएगा आपका जी। यहाँ पे पहले इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज passes through two or more different electrolytic solution, then amount of substance deposited on the respective electrode depends on the equivalent मास। मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपको क्या? इक्विवेलेंट मास के। ये क्या है आपका जी? अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंस, जो सब्सटेंस जाके के इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है, उसका मास हो गया ग्राम में। और ये क्या हुआ आपका जी? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ
दैट सब्सटेंस, समझे ना। चलिए इस स्टेटमेंट को लिखिए, कोई डायग्राम के जरिए इसको हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। चलिए देखिएगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। देखिएगा हम क्या करते हैं, 3 सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक सॉल्यूशन हो गया H2SO4, एक सॉल्यूशन हो गया CuSO4 और एक सॉल्यूशन हो गया AgNO3। 3 सॉल्यूशन ले लिए, 3 का 3 अलग अलग सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद देखिएगा तीनों में इलेक्ट्रोड को डाल दिए। ठीक, सब लोग ध्यान से सुनना, सब एक्वस सॉल्यूशन है, सब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनेगा। ये इस तरीके से 3 सॉल्यूशन है। अब क्या करना है, इन तीनों सॉल्यूशन से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है। और आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, आपको रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, 2 तरीके का कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे मेनली, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, जब रेसिस्टेंस को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एंड टू एंड जोड़ते जाते थे और तब जो उसको बैटरी से कनेक्ट करते थे, तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़ते होंगे कि सारे रेसिस्टर के लिए करंट सेम होता था। पढ़ते थे कि नहीं, सारे रेसिस्टर के लिए, चाहे रेसिस्टेंस का कुछ भी वैल्यू हो, सब के लिए करंट का अमाउंट क्या होता था, सेम होता था। कब जी, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता था तो। और जब पैरेलल में जोड़ते थे तो क्या होता था, आपको सारे डिफरेंट रेसिस्टर के लिए डिफरेंट करंट हुआ करता था, वोल्टेज सबके लिए सेम होता था। यहाँ भी वही काम करेंगे, हमको तीनों सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी सेम अमाउंट में फ्लो कराना है। तो आराम से क्या करेंगे, तीनों को हम लोग ना जोड़ देंगे सीरीज में, तीनों को जोड़ देंगे सीरीज में। देखिए ये हुआ पॉजिटिव इसका, ये हुआ नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। समझे बात ना जी। अब यहां से ऐसे निकाले और इसको क्या किए, एक बैटरी से लगा दिए हम लोग जी। बैटरी का नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, यही तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। समझे बात है जी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको यहां से इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, आई, वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इसमें आएगा आपका जी। अब फिर यहीं से निकलेगा आई, फिर ऐसे जाएगा आई, फिर इसमें एंटर करेगा आई, फिर आपको क्या है, यहाँ से निकलेगा आई और ऐसे करके जाएगा आपका आई। समझे बात ना जी, है ना। ठीक है, और ये इस प्रकार से निकल करके फिर वापस से सेल में चला जाएगा। कोई दिक्कत है तो इस सॉल्यूशन में आया करंट, इंटर किया निकला, इंटर एग्जिट और इस तरह से आपका हुआ। तो सब में सेम अमाउंट में करंट गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे H+ अगर आयन होगा इसमें तो यहाँ पे जाके कौन जाके डिपोजिट होगा, H+ आयन। जितना अमाउंट जाके डिपोजिट होगा उसको लिख देते हैं WH। कोई दिक्कत जी किसी को, WH2। ये अमाउंट डिपोजिटेड हो गया किसका, हाइड्रोजन का। फिर देखिएगा यहाँ पे कौन जाके डिपोजिट होगा, Cu2+, ये जाके डिपोजिट होगा। इसका अमाउंट कितना डिपोजिट होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आराम से WCU अमाउंट डिपोजिट होता है। यहाँ पे Ag+ होगा, ये जाके डिपोजिट होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, WAG। कोई दिक्कत है। सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं कुछ देर के लिए तो इसमें W अमाउंट में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जाके डिपोजिट हुआ। इसमें W अमाउंट में क्या, कॉपर डिपोजिट हुआ। यहाँ पे W अमाउंट में क्या हुआ, Ag डिपोजिट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब ये जो अमाउंट है, जो मास है, वो उसके बारे में आपको पहले बता रखे हैं। क्या बताया है जी आपका, कि ये जो अमाउंट होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो WH2 जो प्रोपोर्शनल होगा EH2। मतलब अमाउंट जो हुआ हाइड्रोजन गैस का जो जाके डिपॉजिट हुआ है, वो हाइड्रोजन गैस के ही इक्विवेलेंट मास की प्रोपोर्शनल होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी। फिर देखिएगा अगर हम कॉपर की बात करते हैं WCU, तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके आपका जी, तो ECU के। अगर हम बात करते हैं Ag का, तो WAG जो होगा कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो EAG का। मतलब जो कोई भी सब्सटेंस आकर के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो उसका जो मास जाके आपका हुआ डिपॉजिट हुआ, वो मास किसके प्रोपोर्शनल होगा जी, उसी के ग्राम इक्विवेलेंट मास के। कोई दिक्कत है, एकदम सुनना है 100% जी।
इस तरह से डिपॉजिट हो गया। अब किसी भी दो का रेशियो निकाल सकते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। अगर इन दोनों का आपस में रेशियो निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं आपको जी, ये मेनली 3 पार्ट हो गया, समझे ना। इन दोनों का आपस में रेशियो निकालें तो क्या लिख सकते हैं, WH2 बाई WCU, तो क्या निकल के आएगा EH2 बाई ECU। मतलब आपको अगर इसका मास का रेशियो निकालेंगे जो जाके डिपॉजिट हुआ है, तो वो उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। फिर देखिएगा सब लोग ध्यान से, अगर आप इसका और इसके मास का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा जी आपका, WH2 डिवाइड बाई WAG इक्वल टू क्या निकल के आएगा, EH2 डिवाइड बाई EAG। किसी भी दो सब्सटेंस के मास का रेशियो निकालेगा तो वो उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। आप ओवरऑल बोल सकते हैं और करके बोल सकते हैं, WH2 is to WCU is to WAG इक्वल टू EH2 is to ECU is to EAG। ऐसा बोल सकते हैं कि जो मास डिपॉजिट हुआ है सेम करंट सेम टाइम में पास कराने के बाद, तो उसका जो रेशियो होगा वो उसके ग्राम इक्वल मास के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। यही तो आपको स्टेटमेंट आपको निकल करके आता है। समझे बात ना जी। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से।